15 अगस्त 1947। क्या हमारे सुनने वालों को लगता है कि सिर्फ तिरंगा फहराने से भारत बन गया था? बिल्कुल नहीं। असली संघर्ष तो उस रात के बाद शुरू हुआ। चलिए आज हमारी इस गहन चर्चा में आधुनिक भारत के निर्माण की वो अनसुनी कहानी देखते हैं, जिसे हर भारतीय को जानना चाहिए। और ये कहानी वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है। मतलब अगर हम इस सफ़र को एक बड़े ऐतिहासिक नज़रिए से देखें तो एक ऐसे देश की तस्वीर सामने आती है जिसने अपनी शुरुआत एक विशाल शरणार्थी शिविर से की थी। जहां प्रशासन पूरी तरह चरमराया हुआ था और खजाना एकदम खाली था। बिल्कुल। और सिर्फ कुछ ही सालों के भीतर वही देश एक परमाणु क्षमता वाले मजबूत और संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में दुनिया के सामने खड़ा हो गया। आज हम सिर्फ तारीखें नहीं गिनने वाले हैं। हाँ, आज का हमारा मिशन यही है कि हम उन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को समझें और उन फैसलों को खंगालें जिन्होंने हमारे आज के भारत की नींव रखी। तो इस सफ़र की शुरुआत कहाँ से करें? मुझे लगता है सबसे सटीक जगह होगी ट्रिस्ट विद डेस्टिनी या नियति से वादा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का वो ऐतिहासिक भाषण जो आधी रात को संविधान सभा में गूंजा था। जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। क्या गजब के शब्द थे वो। बहुत ही मार्मिक। और क्या हमारे सुनने वालों को पता है कि दुनिया के सबसे महान भाषणों में गिना जाने वाला ये संबोधन बिना किसी लिखित तैयारी के दिया गया था? मतलब पूरी तरह से एक्सटेम्पोरे, बिना किसी पर्चे के। हाँ, एकदम एक्सटेम्पोरे। उस आधी रात को बोले गए वे शब्द दरअसल उस समय के भारत की असली स्थिति को दिखा रहे थे। एक तरफ आजादी का जश्न था तो दूसरी तरफ एक अज्ञात भविष्य की चिंता। बिल्कुल। और वो चिंता बेवजह नहीं थी। जश्न के शोर के ठीक बाहर एक बहुत भयानक सच्चाई इंतजार कर रही थी। विभाजन का दर्द। आजादी की कीमत हमें भूगोल के बंटवारे से चुकानी पड़ी थी। और ये कोई छोटा मोटा बंटवारा नहीं था। मानव इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन था ये। लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने उस समय सीमा पार की थी। 1.5 करोड़। हाँ। श्रोताओं को इस संख्या की गंभीरता समझने के लिए ये सोचना चाहिए कि ये आंकड़ा उस समय के कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा था। नई सरकार के लिए ये सिर्फ एक मानवीय संकट नहीं था, एक बहुत बड़ा प्रशासनिक दुष्स्वप्न था। रातों रात इतने सारे लोगों के लिए खाना, दवा, सुरक्षित जगह का इंतजाम करना, और वो भी तब जब देश की पुलिस और नौकरशाही का आप खुद बंटवारा हो रहा था। और इसी दर्द और खून खराबे के बीच शांति की आखिरी उम्मीद थे महात्मा गांधी। सांप्रदायिक हिंसा रोकने के लिए बापू ने आमरण अनशन किया। लेकिन फिर वो मनहूस दिन आया, 30 जनवरी 1948, जब नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। एक नवजात देश के लिए ये एक ऐसा आघात था जिसने सब कुछ सुन्न कर दिया। ये एक बहुत बड़ी क्षति थी, लेकिन इसका एक गहरा मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक असर भी हुआ। गांधी जी की हत्या ने पूरे देश को इस कदर झंझोड़ दिया कि जो सांप्रदायिक उन्माद चरम पर था, उस पर अचानक रोक लग गई। लोग गहरे सदमे में थे। खेल दिया। सरकार को एक नैतिक बल मिला कि वो हिंसा के खिलाफ सख्ती से कदम उठा सके। उस रात रेडियो पर नेहरू जी का वो वक्तव्य, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है और अब चारों तरफ अंधेरा है, पूरे देश के दुख का प्रतीक बन गया। उस सामूहिक दुख से उभरना ही था कि देश के सामने एक और बहुत बड़ा भौगोलिक संकट खड़ा हुआ। अगर हम उस समय का नक्शा देखें तो भारत का लगभग 40% हिस्सा अंग्रेजों के सीधे नियंत्रण में नहीं था। वो 565 अलग अलग रियासतों या प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ था। 565 टुकड़े। क्या हमारे सुनने वाले अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था भारत के अंदर ही सैकड़ों छोटे छोटे देश बन जाने का पूरा खतरा। इन रियासतों के पास कानूनी विकल्प था कि वो भारत में मिले, पाकिस्तान में जाएं या आजाद रहें। अगर उस समय तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी कूटनीतिक दृढ़ता ना दिखाई होती तो सोचिए क्या होता। आज शायद हमें भारत के अंदर ही एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए वीजा की जरूरत पड़ती। बिल्कुल। वीजा लेकर दिल्ली से ग्वालियर जाना पड़ता। इसी डरावने जाल को काटने के लिए सरदार पटेल और उनके सचिव वीपी मेनन ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नाम का एक कूटनीतिक दस्तावेज तैयार किया। वीपी मेनन की वो किताब है ना, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। यस। उसमें इस पूरे मिशन का बहुत बारीकी से जिक्र है। हाँ, और सरदार पटेल की रणनीति हर रियासत के हिसाब से बदलती थी। ज्यादातर तो बातचीत से मान गई, लेकिन 3 रियासतों ने भारत की एकता के लिए बहुत गंभीर चुनौती पेश की। सबसे पहले तो जूनागढ़ का मामला था। जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था, लेकिन वहां एक बड़ा पेच था।
80% जनता हिंदू थी और भारत के साथ रहना चाहती थी। जब जन विद्रोह हुआ तो नवाब को भागना पड़ा। और फिर एक बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से इस मुद्दे को सुलझाया गया। फरवरी 1948 में वहां एक जनमत संग्रह या प्लेबिसाइट करवाया गया। और उसके आंकड़े बहुत दिलचस्प हैं। कमाल के आंकड़े। 1,90,870 वोट्स भारत के पक्ष में पड़े, जबकि पाकिस्तान के पक्ष में केवल 91 वोट। स्पष्ट रूप से जनता की इच्छा थी। इसके बाद जो दूसरी और सबसे जटिल चुनौती थी वो था हैदराबाद। वो तो भारत के बिल्कुल बीचों बीच था। और सबसे अमीर रियासत भी। निजाम स्वतंत्र देश का सपना देख रहे थे, लेकिन असली दिक्कत तब शुरू हुई जब निजाम की निजी सेना रजाकार ने आम जनता पर भयानक अत्याचार शुरू कर दिए। वो सिर्फ राजनीति नहीं रह गई थी, एक भयंकर कानून व्यवस्था का संकट बन गया था। इसीलिए सरदार पटेल को पुलिस कार्रवाई का आदेश देना पड़ा और महज 5 दिनों के अंदर हैदराबाद की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस ऑपरेशन को दस्तावेजों में ऑपरेशन पोलो कहा गया है। और क्या आप जानते हैं, मतलब हमारे सुनने वालों के लिए एक सरप्राइजिंग फैक्ट है, इसका नाम पोलो इसलिए रखा गया क्योंकि उस समय हैदराबाद में दुनिया के सबसे ज्यादा पोलो के मैदान मौजूद थे। बहुत ही रोचक तथ्य है ये। और फिर तीसरी बड़ी रियासत थी कश्मीर, जो एक अलग ही स्तर की कूटनीतिक उलझन बन गई। महाराजा हरि सिंह विलय को लेकर काफी असमंजस में थे। हाँ, और इसी बीच पाकिस्तान समर्थित हथियारबंद कबायलियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। जब महाराजा को समझ आ गया कि उनकी सेना इस हमले को नहीं रोक पाएगी, तब उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। और कानूनी रूप से कश्मीर के भारत का हिस्सा बनने के बाद ही भारतीय सेना वहां जा सकती थी। रातों रात सेना को श्रीनगर एयरलिफ्ट किया गया। वो अपने आप में एक अभूतपूर्व सैन्य अभियान था। बडगाम की लड़ाई ने मेजर सोमनाथ शर्मा ने जो अदम्य साहस दिखाया, उसके लिए उन्हें मरणोपरांत भारत का पहला परमवीर चक्र मिला। इन सब प्रयासों से भूगोल तो जुड़ गया, लेकिन इस विशाल और विविध देश को चलाने के लिए एक मजबूत नियम कायदे की सख्त जरूरत थी। एक ऐसे ढांचे की जरूरत थी जो इतने अलग अलग धर्मों और भाषाओं वाले लोगों को एक सूत्र में बांध सके। यहीं से शुरू होता है हमारे संविधान का महामंथन। ये कोई साधारण कानूनी मसौदा नहीं था, ये हमारे राष्ट्र के भविष्य का ब्लूप्रिंट था। संविधान सभा ने इसे बनाने में पूरे 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन का समय लिया। 11 सत्र और 165 दिनों की लंबी बैठकें। और एक फैक्ट ये भी है कि संविधान सभा ने दुनिया भर के लगभग 60 देशों के संविधानों का गहराई से अध्ययन किया था। 60 देशों के संविधान? लेकिन ये सिर्फ नकल करना नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। उन प्रावधानों को भारतीय समाज की जमीनी हकीकत के हिसाब से ढाला गया। जैसे एक मजबूत केंद्र और राज्यों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाना, ये बहुत ही नाजुक काम था। और इस पूरी वास्तुकला को आकार देने में सबसे अहम भूमिका निभाई प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। उनका विजन बहुत स्पष्ट था। वो सिर्फ शासन के नियम नहीं बना रहे थे, बल्कि एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे थे जहां सामाजिक न्याय हो और दलितों या पिछड़ों को समानता का अधिकार मिल सके। अधिकारों की बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को पूरे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, क्योंकि वो जानते थे कि बिना कानूनी सुरक्षा के अधिकार सिर्फ कागजी वादे रह जाएंगे। ये वो ताकत है जो किसी भी नागरिक को सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का हक देती है। इसी मजबूत नींव के साथ 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बन गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बने। लेकिन 26 जनवरी की ही तारीख क्यों चुनी गई? क्योंकि 1930 में इसी दिन कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। उस ऐतिहासिक दिन को अमर बनाने के लिए ही 26 जनवरी को चुना गया। और इसी संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं मौलिक अधिकार, जिन्हें भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और इनकी ताकत देखिए, आपातकाल जैसी स्थिति में भी जब कुछ अधिकार निलंबित हो सकते हैं, अनुच्छेद 21 यानी जीवन का अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। ये लोकतंत्र में इंसान की गरिमा को सबसे ऊपर रखने का बहुत बड़ा उदाहरण है। अब संविधान तो बन गया, लेकिन असली परीक्षा थी इस लोकतंत्र को जमीन पर उतारना। 1951-52 के पहले आम चुनाव, 17.3 करोड़ मतदाता, और सबसे हैरानी की बात यह थी कि 85% आबादी अनपढ़ थी।
दुनिया पूछ रही थी कि ये चुनाव होगा कैसे। पश्चिमी देशों के विश्लेषकों ने तो भविष्यवाणी कर दी थी कि ये प्रयोग बुरी तरह फ्लॉप होगा। इतनी गरीबी और निरक्षरता में सबको वोट का अधिकार देना बहुत बड़ा जोखिम माना जा रहा था। लेकिन हमारे चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन के पास एक शानदार आइडिया था। पार्टियों के लिए अलग अलग चुनाव चिन्हों का उपयोग, इस एक आइडिया ने सब बदल दिया। जो नाम नहीं पढ़ सकता वो निशान देखकर वोट दे सकता था। और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक प्रयोग को पूरा होने में पूरे 4 महीने लगे। चुनाव हो गए, सरकारें आ गईं, लेकिन फैसलों को लागू करने के लिए एक मशीनरी चाहिए थी। अंग्रेजों की बनाई आईसीएस का काम तो हम पर राज करना था। तो सरदार पटेल ने एक दूरदर्शी कदम उठाया। आईसीएस को हटाकर अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में आईएएस और आईपीएस की नींव रखी। उनका मानना था कि सरकारें तो बदलती रहेंगी, लेकिन देश को चलाने के लिए एक स्थायी और तटस्थ नौकरशाही जरूरी है। प्रशासन तो स्थिर हो गया, लेकिन देश के अंदर एक और भूचाल आ रहा था, भाषा के आधार पर राज्यों को फिर से बनाने की मांग। शुरुआत में नेतृत्व डर रहा था कि भाषा के आधार पर राज्य बनाए तो देश फिर टूट ना जाए, लेकिन 1952 में पोटी श्रीरामुलु ने तेलुगु भाषियों के लिए 56 दिनों का आमरण अनशन किया। और उनके निधन के बाद स्थिति इतनी बेकाबू हो गई कि आंध्र प्रदेश का निर्माण करना ही पड़ा। इस घटना के बाद 1956 में फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर भारत का आंतरिक नक्शा दोबारा खींचा गया। 14 नए राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। और आज जब हम देखते हैं तो जिस चीज से देश टूटने का डर था, उसी ने भारत को और एकजुट कर दिया। क्षेत्रीय संस्कृति को मान्यता मिलने से अलगाववाद कम हो गया। ये तब है जब हम आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हों। भविष्य की नींव तो उद्योग और विज्ञान से ही पड़नी थी। इसीलिए सोवियत मॉडल पर आधारित 5 वर्षीय योजनाएं शुरू की गईं। बुनियादी ढांचे पर पूरा जोर था। भाखड़ा नांगल बांध, भिलाई और राउरकेला के स्टील प्लांट, नेहरू जी ने इन्हें क्या कहा था? आधुनिक भारत के मंदिर। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। शिक्षा में आईआईटीज, आईआईएम्स और यूजीसी की स्थापना हुई और विज्ञान में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में परमाणु ऊर्जा का काम शुरू हुआ। अंतरिक्ष अनुसंधान में भी हमने कदम रखे। इनको स्पार बना, जो बाद में इसरो कहलाया। और यहाँ एक बहुत ही प्रेरणादायक फैक्ट है, भारत के पहले रॉकेट के हिस्से इतने हल्के थे कि उन्हें लॉन्च पैड तक एक साइकिल और बैलगाड़ी पर ले जाया गया था। ये दृश्य सीमित संसाधनों के बावजूद हमारी असीम महत्वाकांक्षा का सबसे बड़ा प्रतीक है। और वही साइकिल से शुरू हुआ सफर आज हमें मंगल और चांद के दक्षिणी ध्रुव तक ले आया है। अब अगर हम थोड़ा विश्व मंच की तरफ देखें, वो दौर शीत युद्ध का था। अमेरिका और सोवियत संघ के 2 गुट बन चुके थे। भारत ने किसी भी महाशक्ति का मोहरा बनने से साफ इनकार कर दिया। हमने गुट निरपेक्षता या नैम का स्वतंत्र रास्ता चुना। 1955 के बांडुंग सम्मेलन में हमने पंचशील के सिद्धांत रखे विश्व शांति के लिए। लेकिन 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध ने इस शांतिवादी नीति को एक कड़वा झटका दिया। उस हार ने हमारी रक्षा नीति को पूरी तरह बदल दिया। सेना के आधुनिकीकरण की शुरुआत हुई। और उस युद्ध के झटके ने पंडित नेहरू के स्वास्थ्य पर भी बहुत गहरा असर डाला। और आखिरकार 27 मई 1964 को आधुनिक भारत के इस पहले प्रधानमंत्री का निधन हो गया। जाते जाते एक सरप्राइजिंग फैक्ट बताना चाहूंगा। नेहरू जी अपनी काम करने वाली मेज पर हमेशा रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक कविता की कुछ पंक्तियां रखते थे। माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, यानी सोने से पहले अभी मीलों का सफर तय करना बाकी है। ये 1947 से 1964 तक के 17 वर्षों का सफर, ये एक ऐसे देश की कहानी है जो विभाजन के मलबे और शरणार्थी शिविरों से उठकर एक परमाणु क्षमता वाले मजबूत लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में खड़ा हो। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का पहला चुनाव एक महाकुंभ जैसा था? 17 करोड़ मतदाता, जिनमें से 85% अनपढ़ थे। चलिए देखते हैं कैसे भारत ने बैलेट बॉक्स के जरिए इतिहास रचा और आधुनिक संस्थानों की नींव रखी। बिल्कुल, और आज की इस डीप डाइव में हम 1947 से 1964 तक के उस अमेजिंग दौर में जाने वाले हैं। ये वो समय था जब भारत असल में एक तरह से अपना बेस बना रहा था। हाँ, क्योंकि मैं सोच रही थी कि 1947 का वो टाइम देश बंटवारे के दर्द से गुजर रहा था। दुनिया के ज्यादातर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स तो यही मान के चल रहे थे कि ये देश टिक ही नहीं पाएगा। एकदम सही कहा आपने। उन्हें लगता था कि इतनी भयानक गरीबी और जो अशिक्षा थी ना, उसके बीच लोकतंत्र तो सर्वाइव ही नहीं कर सकता। और इसीलिए हमारा आज का मिशन यही समझना है कि कैसे एक नव स्वतंत्र और गरीब देश ने एक स्टेबल डेमोक्रेसी और इंडस्ट्रियल पावर हाउस की नींव रख दी। देखिए, ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, ये एक बहुत बड़ा, शायद
दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट था, जिसने आगे के लिए एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड सेट कर दिया। ओके, लेट्स अनपैक दिस। मतलब जब हम 1951-52 के पहले आम चुनाव की बात करते हैं, 17 करोड़ वोटर्स, ये लॉजिस्टिक्स का एक बहुत बड़ा दुस्वप्न रहा होगा। दुस्वप्न से भी बढ़कर, क्योंकि 85% लोग अनपढ़ थे। उन्हें सिर्फ एक नाम लिखा हुआ बैलेट पेपर थमाकर आप वोट देने को नहीं कह सकते थे। तो फिर ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? मतलब 22 लाख बैलेट बॉक्स के जरिए ये इलेक्शन कैसे मैनेज किया गया? इसके पीछे जो असली हीरो थे वो थे हमारे पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। उन्होंने एक बहुत ही इनोवेटिव सिस्टम निकाला। हर पार्टी के लिए एक अलग चुनाव चिन्ह रखा गया, जैसे बैल जोड़ी या साइकिल। अच्छा, ताकि लोग सिंबल देख के पहचान सकें। हाँ, और इतना ही नहीं, मतदान केंद्र पर हर उम्मीदवार के लिए अलग अलग रंग के बैलेट बॉक्स रखे गए थे। और उन 22 लाख बॉक्सों को पहाड़ों और जंगलों तक पहुंचाने के लिए, आप यकीन नहीं करेंगी, हाथियों और ऊंटों का इस्तेमाल किया गया था। वाओ, हाथियों पर बैलेट बॉक्स, ये वाकई किसी महाकुंभ से कम नहीं था। लेकिन मैंने सुना है कि महिलाओं की पहचान को लेकर भी एक बहुत बड़ा इशू हुआ था उस टाइम। हाँ, वो एक बहुत सीरियस मुद्दा था। सुकुमार सेन जब वोटर लिस्ट बनवा रहे थे तो पता चला कि लाखों महिलाओं ने अपना असली नाम ही नहीं बताया। वो खुद को फलां की पत्नी या फलां की मां लिखवा रही थी। क्योंकि उस समय का समाज ऐसा ही था, महिलाओं की कोई अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं मानी जाती थी। बिल्कुल, लेकिन सुकुमार सेन ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने करीब 28 लाख महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिए। 28 लाख नाम सीधे हटा दिए। हाँ, उन्होंने साफ कह दिया कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में ये नहीं चलेगा। और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। अगले चुनाव तक परिवारों को समझ आ गया कि औरतों की अपनी पहचान होना बहुत जरूरी है। क्या बात है, ये तो एक बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्म था। और इसी इलेक्शन से निकलकर पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले इलेक्टेड प्रधानमंत्री बने, राइट? जी, और यहीं से नेहरू युग की शुरुआत होती है। उनका जो विजन था, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और साइंटिफिक सोच का, उसने देश की नींव को बहुत मजबूत किया। पर जमीनी स्तर पर इसका क्या मतलब था? क्योंकि सेक्युलरिज्म में एक बहुत भारी शब्द लगता है। देखिए, भारत ने अभी अभी धर्म के नाम पर बंटवारा झेला था। सेक्युलरिज्म कोई वेस्टर्न आइडिया की कॉपी नहीं थी। यहाँ ये देश को दोबारा टूटने से बचाने की एक बहुत प्रैक्टिकल जरूरत थी। कि स्टेट का कोई अपना धर्म नहीं होगा। पर देश को टूटने का डर तो अभी भी था, क्योंकि भाषा के नाम पर भी तो बहुत बवाल शुरू हो गया था ना। हाँ, और ये बहुत ही इमोशनल मुद्दा था। आजादी से पहले कांग्रेस ने वादा किया था कि राज्यों को उनकी भाषा के आधार पर बनाया जाएगा। लेकिन आजादी के बाद बंटवारे का दर्द देखकर नेहरू जी और सरदार पटेल इस फैसले को टालना चाहते थे। उन्हें लगा होगा कि भाषा के नाम पर बांटा तो देश की यूनिटी खतरे में आ जाएगी। एब्सोल्युटली। लेकिन साउथ में, खासकर तेलुगु बोलने वाले इलाकों में भयंकर गुस्सा भड़क उठा। और यहीं पर एक गांधीवादी नेता पोट्टी श्रीरामुलु ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। हाँ, मैंने इनके बारे में पढ़ा है। 58 दिनों तक उन्होंने फास्ट किया था ना, और फिर उनका निधन हो गया। एक नए देश की सरकार के लिए ये तो बहुत बड़ा झटका होगा। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि इस घटना का नतीजा क्या हुआ। उनके निधन के बाद इतनी भयंकर हिंसा भड़की कि सरकार को झुकना ही पड़ा, और 1953 में भारत का पहला भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश बन गया। तो जब एक राज्य बन गया तो बाकियों ने भी तो डिमांड शुरू कर दी होगी कि भाई हमें भी अपना अलग स्टेट चाहिए। बिल्कुल, और इसीलिए सरकार ने 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया। फजल अली कमीशन की सिफारिशों पर पूरे देश के नक्शे को फिर से ड्रॉ किया गया। 14 नए राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जो एक बहुत ही लॉजिकल सोल्यूशन था। एक परमानेंट ढांचा मिल गया एडमिनिस्ट्रेशन को। अच्छा, इसी बीच एक और बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्म चल रहा था, हिंदू कोड बिल। हाँ, ये महिलाओं के अधिकारों के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई थी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और नेहरू जी वो चाहते थे कि महिलाओं को संपत्ति में बराबरी का हक मिले, तलाक के स्पष्ट नियम हों। पर इसका तो बहुत भयंकर विरोध हुआ था ना। बहुत ज्यादा। रूढ़िवादी लोगों का कहना था कि सरकार धर्म और परंपराओं में दखलंदाजी ना करे। विरोध इतना था कि डॉक्टर अम्बेडकर ने तो निराश होकर कानून मंत्री के पद से इस्तीफा तक दे दिया था। ओहो, लेकिन बाद में इसे टुकड़ों में पास किया गया और महिलाओं के अधिकारों की पक्की नींव रखी गई। बिल्कुल। Here's where it gets really interesting. ये जो प्लानिंग और एग्रीकल्चर का फेज था, क्योंकि सोशल रिफॉर्म्स तो हो रहे थे, पर लोगों का पेट कैसे भरता, इकोनॉमी कैसे चलती। इसके लिए हमने सोवियत संघ से प्रेरणा ली और योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन बनाया गया। हमारी पहली पंचवर्षीय योजना का पूरा फोकस खेती पर था।
जमींदारी प्रथा को खत्म किया गया ताकि असली किसान को जमीन का हक मिले। पर दूसरी पंचवर्षीय योजना में तो एकदम से शिफ्ट आ गया था ना, हेवी इंडस्ट्रीज की तरफ। हाँ, क्योंकि समझ आ गया था कि सिर्फ खेती से कोई देश सुपर पावर या आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। हमें अपना स्टील, अपनी बिजली, अपनी मशीनें खुद बनानी थी। और इसके लिए हमने पूरी दुनिया से मदद ली, जो मुझे बहुत अमेजिंग लगता है। मतलब रूस की मदद से भिलाई में, जर्मनी से राउरकेला में और ब्रिटेन की मदद से दुर्गापुर में स्टील प्लांट लगा दिए। एकदम सही। और इन कारखानों और खेतों को चलाने के लिए चाहिए था पानी और बिजली, जिसके लिए भाखड़ा नांगल जैसे बड़े डैम्स बनाए गए। एक मिनट, मुझे यहाँ वो एक आहा मोमेंट याद आ रहा है। नेहरू जी ने इन बड़े डैम्स और प्रोजेक्ट्स को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। ये सिर्फ एक मेटाफर नहीं था, ये एक पूरा विजन था। ये उस युग की साइंटिफिक सोच थी और इसी सोच के तहत एजुकेशन में बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट हुआ। 1951 में खड़गपुर में पहला आईआईटी खुला, फिर आईआईएम्स बने, यूजीसी बना, ताकि देश को वर्ल्ड क्लास टैलेंट मिल सके। और साइंस की बात हो तो मैं आईएसआरओ की कहानी कैसे भूल सकती हूँ। मतलब 1962 में विक्रम साराभाई के विजन से इनकोस्पार बना, और वो जो आइकॉनिक फोटो है ना साइकिल पर रॉकेट के पुर्जे ले जाने वाली, वो तो आज भी गूज़बम्स देती है। वो तस्वीर दिखाती है कि अगर आपका विजन क्लियर हो तो संसाधनों की कमी कोई मायने नहीं रखती। साराभाई का मिशन अमेरिका से रेस लगाना नहीं था, बल्कि स्पेस टेक्नोलॉजी को आम आदमी और खेती के काम में लाना था। वाकई क्या कमाल का विजन था। लेकिन ये सब तब हो रहा था जब पूरी दुनिया कोल्ड वॉर की आग में जल रही थी। मतलब एक तरफ अमेरिका का कैपिटलिस्ट गुट और दूसरी तरफ रूस का कम्युनिस्ट ब्लॉक। और दोनों ही चाहते थे कि नए आजाद हुए देश उनके पाले में आ जाएं। लेकिन भारत ने गुट निरपेक्षता यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट या नैम का रास्ता चुना। तो क्या नैम का मतलब बस चुपचाप किनारे बैठे रहना था कि भाई हम किसी के साथ नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कमजोरी नहीं थी, ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी थी। नेहरू, टीटो और नासिर ने मिलकर एक थर्ड वर्ल्ड का ऐसा फ्रंट बनाया जो हर इंटरनेशनल मुद्दे को उसकी मेरिट पर जज करता था, ना कि किसी महाशक्ति के दबाव में आकर। एक तरह से थर्ड वर्ल्ड के देशों की आवाज बन गया था भारत। 1954 का पंचशील समझौता हो या 1955 का बांडुंग सम्मेलन, ऐसा लग रहा था जैसे भारत सिर्फ शांति की बात कर रहा है। पर कूटनीति में हमेशा सिर्फ शांति से काम नहीं चलता। हाँ, और यही पॉइंट 1961 के ऑपरेशन विजय में साबित भी हुआ, जब भारत ने सैन्य कार्रवाई करके गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराया। सही कहा। पुर्तगाल 450 साल से गोवा पर कब्जा जमाए बैठा था, और जब बातचीत से बात नहीं बनी तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने महज 36 घंटों में पुर्तगालियों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। This raises an important question. This raises an important question कि अगर सेना इतनी केपेबल थी तो फिर 1962 में चीन के साथ ऐसा क्या हुआ कि हमें इतना बड़ा झटका लगा? 1962 का युद्ध एक बहुत ही गंभीर और कड़वा सबक था हमारे लिए। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे में हम एक मुगालटे में जी रहे थे कि चीन कभी सीधा हमला नहीं करेगा। अक्साई चिन और अरुणाचल के विवाद को हम शायद हल्के में ले रहे थे। हाँ, ये एक रणनीतिक भूल थी। जब सर्दियों में चीन ने अचानक हमला किया तो हमारी सेना के पास ना तो ऊंचाई पर लड़ने के कपड़े थे, ना मॉडर्न हथियार। सैनिकों ने बहुत बहादुरी दिखाई, लेकिन संसाधनों की कमी की वजह से हमें हार का सामना करना पड़ा। तो इस हार के बाद देश की पॉलिसीज में क्या बदलाव आया? इस हार ने हमें आदर्शवाद से बाहर निकालकर यथार्थवाद यानी रियलिज्म की जमीन पर ला खड़ा किया। रातों रात रक्षा बजट बढ़ाया गया, नई माउंटेन डिविजन्स बनी और सेना के आधुनिकीकरण का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो गया। ये एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक था। मतलब हमने गलतियों से सीखा और आगे बढ़े। और इस पूरे कंस्ट्रक्शन फेज की जो सबसे बड़े आर्किटेक्ट थे पंडित नेहरू, 27 मई 1964 को उनके निधन के साथ एक युग का अंत हो गया। अगर हम इस पूरे 17 साल के पीरियड को समराइज करें तो ये भारत का कंस्ट्रक्शन फेज था। 1947 का वो बिखरा हुआ भारत 1964 तक एक स्थिर लोकतंत्र और एक आधुनिक परमाणु शक्ति बनने की राह पर था। यही है हमारे लोकतंत्र की असली ताकत। जय हिंद। जय हिंद। और इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। जरा सोचिए, अगर 85% अशिक्षा और सीमित संसाधनों वाले देश ने सिर्फ अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर स्पेस प्रोग्राम, आईआईटीज और एक मजबूत लोकतंत्र की नींव रख दी,
तो आज के इस दौर में जहां हमारे पास तकनीक की कोई कमी नहीं है, क्या हमें आगे बढ़ने से रोकने वाली चीज हमारे संसाधन है या हमारे विजन की कमी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।